नमस्कार, ये है 5 की बात और मैं हूं नगमा। खबर है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो अब बड़ा सवाल उसके बाद ये उठ रहा है कि क्या हार्दिक पटेल अब बीजेपी के साथ जाएंगे और आखिर क्या वजह है कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। तो हार्दिक पटेल ने आज ट्वीट करके बताया है और उसकी वजह भी बताई है। हार्दिक पटेल का ये ट्वीट है कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल अगले हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और हार्दिक पटेल अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि उनके ट्वीट का मतलब यही निकल रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे थे गुजरात की जनता के लिए, तो वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस और अब सकारात्मक रूप से यहां पे काम करना चाहते हैं। वैसे पिछले 2 महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में हार्दिक रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व हार्दिक को साथ लेने के पक्ष में है। हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बताया है कि कांग्रेस में, गुजरात कांग्रेस में जो कलह है वही उनके इस्तीफे की वजह है और वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता, हार्दिक पटेल तो बहुत बड़े नेता मान लीजिए अभी नहीं है, लेकिन जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी है और अब एक और नेता ने कांग्रेस छोड़ी। एक लिस्ट पर आप नजर डालिए कि कांग्रेस किस किस ने छोड़ी हाल फिलहाल में। तो कांग्रेस छोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कांग्रेस छोड़ी अल्पेश ठाकुर ने जो शामिल हुए थे, अदिति सिंह ने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव और अब हार्दिक पटेल। ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो हाल के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो एक और नेता ने अब कांग्रेस छोड़ी और सवाल यही है कि हार्दिक के जाने से गुजरात में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्या कोई नुकसान होगा भी और नहीं भी होता है तो क्या वजह है, आखिर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ जो है वो क्यों छोड़ा है। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और सुरेंद्र राजपूत जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत जी, एक एक करके कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, अब चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, सुष्मिता देव हो और अब एक और नेता हार्दिक पटेल, उसके पहले अल्पेश ठाकुर। तो क्या वजह आपको लगती है, अगर आप एक कांग्रेसी होने के नाते इस बात को सोचें, कि क्यों छोड़ रहे हैं ये सारे लोग कांग्रेस? नगमा जी, हम लोग तो कांग्रेस के जन्मजात हैं और विनोद शर्मा जी हमें शुरू से देख रहे हैं। तो सच बात यह है कि जिन जिन लोगों की भी निजी महत्वाकांक्षाएं सिद्धांत के ऊपर हावी हो जाती हैं, जिन जिन लोगों को डर लगने लगता है आगे की लड़ाई से, और जिन जिन लोगों को इस प्रकार की कभी भी एक आशा होती है कि साहब हम किसी दूसरी जगह जाकर के हम अपने आप के अपने मुकदमे बचा सकते हैं, अपनी बाकी चीजें कर सकते हैं, हम सत्ता में रह सकते हैं, तो वो लोग कांग्रेस छोड़ने को प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हों और चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हों और चाहे कोई अन्य नेता हो जिनकी भी आप बात कर रही हैं, जितिन भाई के साथ किसी की भी आप बात कर ले आज की डेट में। वरना तो आप हमें बता दीजिए, कांग्रेस ने अपनी नीति नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े जी, और जिस कांग्रेस को छोड़ने के लिए आज हार्दिक पटेल साहब 370 की वकालत कर रहे हैं, तो जिस समय 370 इन्होंने लागू की थी उसी वक्त छोड़ देनी चाहिए थी। जिस वक्त जीएसटी लागू किया था उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। इनको पूरा सम्मान मिला। आज ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, अपने मुकदमों की इनको वापसी करानी है। भारतीय जनता पार्टी की एक स्क्रिप्ट लिखी हुई उन्होंने आपके सामने रख दी है, प्रस्तुत कर दी है। उसको कंट्राडिक्ट अगर आप करना चाहें नगमा जी, तो आप उठाइए इनके हार्दिक पटेल साहब के तमाम। पर सुरेंद्र जी, एक सवाल आपने सही कहा, हो सकता है महत्वाकांक्षाएं हो रही हों और यहाँ पे लग रहा है कि कुछ आगे होगा नहीं, लड़ाई मुश्किल है इसलिए छोड़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि अपने केस बचाने के लिए छोड़ रहे हो। पर एक बात और है कि उन्होंने ये कहा कि, और ये कई नेताओं ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के आला कमान से ही जो पार्टी के नेता हैं उनको मिलने का समय नहीं मिलता। और जब देश संकट में था तो हमारे नेता विदेश में थे। और एक तो बड़ी शिकायत सबकी रही है कि उनको मुलाकात ही उनकी नहीं होती है, तो अपनी बात वो कहें किससे, कैसे कहें, यानी कि अंदर में बहुत गैप्स है कम्युनिकेशन। ये बात सिर्फ हार्दिक पटेल ने नहीं, कई लोगों ने कही है। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, जिन जिन लोगों ने भी कही मैं उनके सारों के नाम लेकर के बताता हूं। हार्दिक पटेल अभी
कुछ समय पहले, एक हफ्ता या 10 दिन भी नहीं हुआ है, जब गुजरात में आदिवासियों की रैली थी जिसमें हार्दिक पटेल साहब राहुल गांधी जी के साथ मंच शेयर कर रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे, लगातार उनके साथ थे। आपके अगर कहीं पर कोई गैप की बात होती तो वहां पर वो क्यों होते? मैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात बता दूं, जिन्होंने कहा मिलने का समय नहीं मिलता, तो सच बात ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया दून के साथी थे राहुल गांधी जी के, और इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनको कभी उनके घर पे या सोनिया जी के घर पे समय लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं थी। आरपीएन कितने महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, झारखंड के हमारे प्रभारी थे। अदिति जो थी वो रायबरेली से हमारी एमएलए थी और अखिलेश सिंह की बेटी थी। हमेशा राहुल गांधी को वो भाई कहती थी, राहुल गांधी जी उनको बहन कहते थे। तो ये देखिए, झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए। आप अपनी महत्वाकांक्षा में जा रहे हैं, जाइए, ठीक है, मैं उसको नहीं रोक रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई पार्टी है नगमा जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी गुजरात के फेलोरिटी से डर रही है, क्योंकि वहां के सरकारी कर्मचारी सड़क पर है। वहां तो पर आपको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है गुजरात में, तो हार्दिक पटेल को साथ लेने से उनको बहुत बल मिल जाएगा, तो फिर तो हार्दिक पटेल का जाना आपके लिए नुकसान होगा। विनोद शर्मा जी, आपका आकलन है, हार्दिक पटेल के जाने से क्या गुजरात में कांग्रेस को कोई नुकसान होता आपको दिख रहा है, या कितना कांग्रेस के लिए कितनी बुरी खबर है? नहीं, मैं इसमें कोई बड़ा नफा नुकसान मैं नहीं देख रहा हूं, बिकॉज हार्दिक पटेल, अगर आपको याद हो तो 19 के इलेक्शन से पहले आ गए थे कांग्रेस पार्टी में और उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, और हाल ही के दिनों में इनकी दूरियां कांग्रेस के नेतृत्व से काफी बढ़ी हुई थी। देखिए, कांग्रेस को लोग क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस को इसलिए लोग नहीं छोड़ रहे कि कांग्रेस के भीतर अपना भविष्य जो है वो अंधेरा भविष्य पाते हैं। उनको लगता है कांग्रेस का अपना भविष्य जो है वो बहुत चमका हुआ भविष्य नहीं है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भविष्य नहीं है, और इस बात पे कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है जी, वो चिट्ठी जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की तर्ज पे है, ना ज्योतिरादित्य की तर्ज पे है, ना आरपीएन सिंह की तर्ज पे है, ना सुष्मिता सेन की तर्ज पे है, ना जितिन प्रसाद की तर्ज पे है। ये लोग भी कांग्रेस छोड़े, लेकिन इन्होंने एक सीमा क्रॉस नहीं की। जी अब हार्दिक पटेल को चिकन सैंडविच की बात करना, जिस तरह से हेमंत बिस्वा ने पिद्दी की बात की थी, देखिए ये कोशिश ये है कि, और वो ये कहना उसका कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और गुजरातियों को पसंद नहीं करती। तो ये एक इलेक्शन कैंपेन की भूमिका बांधने वाली चिट्ठी है। और तो ये ऐसा भी तय माना जाए, क्योंकि ये लगातार सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आप बता रहे हैं कि ये ईडीएम जो बीजेपी का ईडीएम है, मैं उनपे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने विनोद जी वही उठाए हैं, मुद्दे भी वही उठाए हैं कि देश राम मंदिर, सीए, एनआरसी, धारा 370 का समाधान चाहता है। मैं वापस आऊंगी आपके पास इस पर चर्चा के लिए, लेकिन इस वक्त ये खबर आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस समय उन्होंने बताया है कि निजी कारण हैं उनके, जिनकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने 5 साल और 4 महीने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और उसके बाद में अनिल बैजल ने आज इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है, और उन्होंने निजी कारण इसकी वजह बताई है जिसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का इस्तीफा इस वक्त एक बड़ी खबर है कि उन्होंने किन वजहों से इस्तीफा दिया है, इसके बारे में अभी तक सिर्फ इतनी ही जानकारी है। जो कारण उन्होंने दिया है कि निजी वजहों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और राष्ट्रपति को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना इस्तीफा भेजा है। जी, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आई है कि अनिल बैजल का इस्तीफा हुआ है दिल्ली के उपराज्यपाल का। हम चर्चा कर रहे थे विनोद शर्मा और सुरेंद्र जी के साथ के कांग्रेस से आखिर एक एक करके नेता क्यों निकल रहे हैं। और विनोद जी, मैं आपसे यही इसी चिट्ठी के बारे में बात करना चाह रही हूं कि वो कांग्रेस की जो तमाम खामियां इसमें उन्होंने गिनाई हैं, हो सकता है कि वो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन के जैसा हो और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसी चिट्ठी हो, लेकिन इसमें से आपको लगता है कि कुछ बातों में दम है कि कांग्रेस से विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, कांग्रेस नेतृत्व को जो है गुजरात में दिलचस्पी नहीं है, और यहां तक उन्होंने कहा, अब ये काफी अजीब सी बात है, पर उनका ये बयान बहुत जगह चला कि जो गुजरात के कांग्रेसी नेता हैं उनका ध्यान सिर्फ
दिल्ली से आए नेताओं के खाने पीने में, चिकन सैंडविच खिलाने में, मतलब एक बेतुकी सी बात है, पर कुल मिलाकर ये दिखाता है कि कैसे डिसइंटरेस्ट है गुजरात कांग्रेस में, वो ये बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसा है जी राहुल गांधी जी। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिजाइन करने के बाद राहुल पे तंज कसा था कि हम उनसे मिलने जाते थे तो उनका ध्यान अपने फोन में रहता था या अपने छोटे डोमेस्टिक डॉग पे रहता था, पिग्गी नाम था शायद उसका। तो ये उन्होंने इस बात का हवाला दिया था। लेकिन मुझे ये जो स्क्रिप्ट है ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाली स्क्रिप्ट लग रही है इलेक्शन से पहले जी। ये बात सच है कि कांग्रेस आज के दिन गुजरात में मुश्किल में नजर आती है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कुछ पेशरफ्त करने की कोशिश की है। तो सुरेंद्र जी, क्या इस पर कांग्रेस को सोचना नहीं चाहिए? मान लीजिए गुजरात में कांग्रेस मुश्किल में, मान लीजिए तंज कस रहे हैं नेता, लेकिन आखिर क्यों जैसा लग रहा है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट है तो बीजेपी में सब शामिल हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा? देखिए, 3-4 चीजें नगमा जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी कंपनी पूरी इज्जत दे और सारी चीजें सारे सम्मान के साथ रखे और उसके बाद भी अगर कोई आप निर्णय लेती हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं या कंपनी क्या कर सकती है? पर ये भी तो हो सकता है कि नहीं रखे इज्जत से और नहीं आपको छूट दे निर्णय लेने की, तो फिर शिकायत भी होती है। एक 28 साल के लड़के को, बाहर से आए लड़के को सीधे सीधे गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना और जिसके निर्णय के पक्ष में हम लोग भी नहीं। तो क्या ये गलती थी कांग्रेस की कि इतना भरोसा जताया? नहीं, गलती थी या नहीं थी वो एक अलग विषय, वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने कहा इज्जत देने की बात, मैं इज्जत देने की बात बता रहा हूं आपसे कि एक 28 साल के लड़के को सीधे वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना, इससे बड़ी इज्जत किसी आदमी को और क्या दी जाएगी? एक बात बता दीजिए, जिस आदमी के पास वो जा रहा है हार्दिक पटेल, मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी, जिस आदमी के पास जा रहा है उसको जनरल डायर बोलता है, अमित शाह को जनरल डायर बोलता है। आप बात समझिए। इसी हार्दिक पटेल के मैं आपको एक नहीं 5 बयान दिखाता हूं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो कांग्रेस छोड़ दूंगा, मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। और अभी बनासकांठा की रैली में बाकायदा मंच शेयर कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ में, सारी बात कर रहे हैं। उसके बाद इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सही बात है। तो ये एक, लेकिन कांग्रेस में हमारे पास सत्ता होती तो हम नहीं ये बिल्कुल कांग्रेस में अंदरूनी जाहिर है कि इस पर भी विचार होगा कि एक एक करके नेता जो छोड़ रहे हैं उसका नुकसान है या क्या संदेश, ऐसा क्या संकेत इससे सामने आता है। हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ा है, जो चिट्ठी लिखी है वो लग रहा है जैसे कि एक कैंपेन के तर्ज पे है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ये कह रहे हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ फिलहाल छोड़ दिया है और अब ये लग रहा है कि वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। ब्रेक के बाद ज्ञानवापी मसला, ज्ञानवापी मामले में हटाए गए कमिश्नर अजय मिश्रा को वापस लाने की मांग उठ रही है। क्या उनकी वापसी हो सकती है? तो हिंदू पक्ष की तरफ से हटा दिए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा कमीशन में शामिल करने की मांग की गई है। अजय मिश्रा को कोर्ट ने हटाया, उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट में आज एक नई अर्जी दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई कल होगी और इस अर्जी में मांग की गई है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा अकेले ज्ञानवापी मस्जिद में 6 और 7 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी जाए। यानी अकेले अजय मिश्रा ने जो सर्वे किया 6 और 7 को, उस रिपोर्ट को दाखिल किया जाए, जबकि उनके हटाए जाने के बाद कल ये बात आई थी कि उनके द्वारा किया गया जो सर्वे है वो मान्य नहीं होना चाहिए। कल कोर्ट ने आदेश देकर अजय मिश्रा को सर्वे कमीशन से हटा दिया था। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी से बात की है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त वाराणसी न्यायालय में मौजूद हैं और हर रोज ज्ञानवापी सर्वे के केस में नया मोड़ आ जाता है। आज जो नया मोड़ है इस केस में वो ये है कि अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर थे, जिनको कल कोर्ट ने हटा दिया था कमीशन से, उन्हें वापस कमीशन की रिपोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई है। और ये मांग की है वादी पक्ष ने, जिसको हम लोग मोटे तौर पर हिंदू पक्ष कहते हैं, जो ओरिजिनल पिटीशन थी
उसमें उनसे मांग की गई है कि अजय मिश्रा को वापस से कमीशन में रिपोर्ट लिखने में मदद के लिए वापस से कमीशन में शामिल किया जाए। क्या है पूरा मामला, हम समझेंगे सुभाष नंदन चतुर्वेदी से, जो कि वादी पक्ष के वकील हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर समझाइए, आज आप लोगों ने क्या अर्जी दाखिल की कोर्ट में? हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, हमारे सहयोगी अधिवक्ताओं तो वादनी द्वारा दिया गया है कि चूँकि 2 दिन की जो पूर्व की कार्रवाई थी 6-7 मई को, तो उसमें अजय मिश्र जी ही उपस्थित थे, वही उस समय अधिवक्ता कमिश्नर थे, इसलिए सर्वे उन्होंने किया है। उनकी रिपोर्टिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया उसको दाखिल किया जाए, नहीं तो रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी। क्योंकि विशाल सिंह जी भाई पूरे विशेष अधिवक्ता कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है रिपोर्ट तैयार किया है। और क्योंकि अब ये 2 दिन जो शुरू की कार्रवाई थी 6-7, उस संदर्भ में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनको अजय मिश्र को शामिल करके उसमें जो है ये 2 दिनों की रिपोर्ट जो है उसकी कार्रवाई की रिपोर्टिंग जो है माननीय न्यायालय स्वीकार कर ले। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। आपको लगता है कि अगर अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया, मान लीजिए कोर्ट ने अभी आदेश नहीं दिया, कल शायद कोर्ट इस मामले में सुनेगा, 19 तारीख को कल की तारीख दी है कोर्ट ने, अगर मान लीजिए कि ये आदेश नहीं दिया कि अजय मिश्रा को शामिल नहीं किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो अधूरी रह जाएगी? पूर्व की जो कमीशन 6-7 की रिपोर्ट है वो तो अधूरी रहेगी। ये बाहरी जो उस परिसर ज्ञानवापी जो विवादित परिसर है उसके बाहर की जो रिपोर्टिंग है तो अजय मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको शामिल करके 6-7 की जो रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है वीडियोग्राफी, उसको जो है सबमिट करने का आदेश दिया जाए माननीय न्यायालय ने। इस संदर्भ में हम लोगों ने दे दिया, कल सुनवाई के लिए समय दिया गया है। तो ज्ञानवापी के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं और उसके ऊपर हंगामा इस बात पे भी है कि वो कमिश्नर, एडवोकेट कमीशन के जिनको हटाया गया, क्या उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए भी याचिका दायर कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो याचिका अब दायर की जा रही है कि अजय मिश्रा जिनको हटाया गया कोर्ट के जरिए, उनको वापस लाने की मांग है, तो ऐसे में सवाल उठता है उस सर्वे पर भी कि उन्होंने 6 और 7 तारीख को जो सर्वे किया है उसे भी बहाल किया जाए, उसे माना जाए, ये मांग उठ रही है, याचिका दायर की गई है। तो इस पे एक हंगामा मचा हुआ है। आपको क्या लगता है, उनकी वापसी का रास्ता खुल रहा है, वापस हो सकते हैं? तो उनके ऊपर तो पक्षपात का आरोप लगा था। मेरा मानना यह है, और मैं इंतजामिया कमेटी के वकलाओं की राय से मुत्तफिक हूं, उनका साथ देता हूं, जिन्होंने शुरुआत में भी इस सर्वे और उस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत की थी। तो आज भी मैं इस सर्वे और कमिश्नर का मुखालिफ हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया, कल जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मुकम्मल स्टे लगाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अगर हम बहस सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो बार बार उसमें बैलेंस की बात थी। बैलेंस नहीं बल्कि इंसाफ करने की जरूरत है, और ये 91 के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं तो सर्वे और कमिश्नर जो अपॉइंट किया उसके सरासर खिलाफ हूं उसको। आप सर्वे के ही खिलाफ हैं और जो कमिश्नर की वापस नियुक्ति है उसके तो खिलाफ हैं ही, लेकिन अब जो पिटिशंस और वाराणसी की कोर्ट में आज 3 पिटिशंस दायर हुई, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वजू की जगह को शिफ्ट किया जाए, और कल भी जो हुआ था कि जहां पे शिवलिंग है उस जगह को सिक्योर किया जाए, नमाज की इजाजत दी गई है, लेकिन वहां पे क्या स्थिति है, वजू कर सकते हैं नमाजी, या उस जगह को तो बंद कर दिया गया, सिक्योर कर दिया गया जहां पे वजू खाना? नहीं, देखिए, इसमें गैर जरूरी के ये जो संघ परिवार के जहन के लोग हैं, डेलिबरेटली लोगों को कंफ्यूज, आवाम को, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके मजहब में रिलीजियस जो काम आपको करने की पूरी इजाजत है, तो एक मुसलमान जब मस्जिद को जाता है या कोई महिला मुसलमान मस्जिद को जाती है तो वजू करना पड़ता है। अगर वजू नहीं है तो वजू करेंगे तो उसी हाउस से करेंगे। तो उस हाउस में एक फाउंटेन है, उस पर हिफाजत का नाम दिया गया, ठीक है, मगर हाउस के इस्तेमाल से कैसा रोकेंगे आप? क्या जा रहा है उसके नाम पर वजू से रोक नहीं लगा। प्रॉब्लम पर मुश्किल ये है कि अब तो उस फाउंटेन पे ही सवाल है कि वो इस फाउंटेन का सत्य, जैसे चल रहा है हर जगह एक सवाल है कि सत्य क्या है उसका, शिवलिंग का सत्य क्या है, वो शिवलिंग है, वो फाउंटेन है। मैं
आपके प्रोग्राम के देखने वाले व्यूअर्स दर्शकों से ये अपील करूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी की बात पे यकीन ना करें, बल्कि एनडीटीवी के ही हिंदी चैनल के आपके एक रिपोर्टर ने जनाब यासीन साहब का, जो इंतजामिया कमेटी के सदर है, उनका जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो यूट्यूब पर दस्तयाब है, अवेलेबल है, उसको सुन लें। यासीन साहब खुद कह रहे हैं कि वो फाउंटेन है। यासीन साहब खुद कह रहे हैं कि जब सर्वे कमिश्नर गया तो उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता उस होल में उन्होंने रॉड डालकर देखा। यासीन साहब उसमें ना सिर्फ वो बल्कि वो भी बता रहे हैं कि वो जो नंदी को कब रखा गया, वो तो 1580 में रखा गया। तो वो इंटरव्यू को देखें, यासीन साहब वक्फ का ऑर्डर दिखा रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं, तो वो लोग देख लें। अगर ऐसा ही अगर फवारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? ताजमहल में भी फाउंटेन्स हैं, आप बंद कर देंगे ताजमहल को? तो ये सरासर गैर जरूरी और नामुनासिब बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल सुनेगा तो उस पूरे कोर्ट के लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाएगा। पर आपको क्या लग रहा है अब कि किस ओर मामला बढ़ रहा है? क्या अयोध्या की राह पर है ज्ञानवापी? बड़े नंदी के सामने की दीवार तोड़ने की मांग है, जो शिवलिंग है उसके नापजोक की अर्जी दे दी गई है, सर्वे वहां पर रुका तो नहीं है, अब कल देखा जाएगा कि वहां क्या होगा। लेकिन अब मामला जिस तरफ बड़ा है, क्योंकि 1991 की जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वाला क्लॉज लगा के हिंदू पक्ष इसको रिजेक्ट कर रहा है कि इस पर लागू नहीं होता। ये नहीं, देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिरीन हैं, इनकी जहालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जो सेक्शन की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था। पार्लियामेंट का इंटेंट ये था कि अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है तो उसका मेंटेनेंस हो, उसका इंटेंट वो है। और अगर वो 1958 की बात कर रहे हैं तो फिर बताइए, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सफदरजंग की मस्जिद में जुमे की एक नमाज होती है, कल अगर कोई जाके बोलेगा नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कुछ और रिलीजन का काम होगा, तो आप उसका नेचर कैरेक्टर कैसे चेंज करेंगे? और तीसरी बात यह है कि अगर ये दलील ये पेश की जा रही है तो याद रखिए जैन और बुद्धिस्ट मजहब के लोग बोलेंगे ठीक है तो हमको भी दीजिए फिर आप परमिशन। तो ये वो एक्सेप्शन जो दिया गया है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उसकी देखभाली के लिए दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नेचर और कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते। जो 1958 का एक्ट है, जो 91 का एक्ट है, 91 के एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने एलिवेट कर दिया एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कैसे 58 एक्ट को क्या 58 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? पर ये 1991 का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के जरिए उसमें बदलाव किया जा सकता है, ये ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी अभी डिबेट है कि क्या वो लागू होता है या नहीं होता है। अगर कोई सरकार संविधान को मानती है, उसकी इज्जत करती है, उसकी अहमियत और अजमत को जानती है, तो वो हिमाकत नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर के से जोड़ दिया है। तो लीगली कोई भी सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड तो छोड़ी हाथ भी नहीं लगा सकती, मगर बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर कुछ भी करेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। मगर अगर उनको संविधान का लिहाज होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझते हैं, तो वो कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। जी, पर अब ये बात क्या सिर्फ ज्ञानवापी तक ही रहेगी या आगे, क्योंकि कई पिटिशंस आ गई हैं, बात मथुरा की भी होने लग गई है, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएं तो जाहिर है कि 250, 300, 600 साल पहले बहुत सारी जो मस्जिदें हैं उनके पहले वहां पर मंदिर रहे होंगे, तो शायद इसलिए 1991 में ये कानून बना था। पर अब मांगे दूसरी भी उठ रही हैं। नहीं, 1991 के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल डिस्प्यूट में पैराग्राफ नंबर 83 के लाइन नंबर 20 पर साफ तौर पर कह दिया कि तारीख में अगर कोई गलतियां हुई भी होंगी तो असरे हाजिर में, मौजूदा दौर में, प्रेजेंट में उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ऑपरेशन के लिए। अब सवाल यह है कि अगर आप तारीख में जाना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूं जाइए। आप क्यों सिर्फ 700-800 साल, आप जाइए 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000, 5000, 10,000 साल पहले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? मगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और 1991 एक्ट का जो इंटेंट है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद खो चुके हैं मुसलमान, अब और मस्जिद नहीं खो सकते, पर ये मांग एक पर एक उठ रही है और आपके ऊपर आरोप बीजेपी के ही जो माइनॉरिटी मोर्चा के हैं सैयद यासिर जिलानी, उन्होंने भी आरोप लगाया, मीनाक्षी लेखी ने भी नसीहत दे दी कि ओवैसी साहब को और महबूबा मुफ्ती को भड़काना नहीं चाहिए सांप्रदायिकता। देखिए, मैं उन तमाम ये बीजेपी आरएसएस के लोगों से कह रहा हूं
कि क्या आपके एजेंडे में ये 50,000 मसाजिद नहीं है, इनकार कर दीजिए। क्या बीजेपी आरएसएस से मैं सवाल कर रहा हूं, क्या वो 91 एक्ट का पासो लिहाज रखेंगे? तीसरी बात, मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि मैं धोखा खा चुका हूं इन हथकंडों से। 1986 में राजीव गांधी के दौर में बगैर मुसलमानों को सुने 30 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया, जब कंप्यूटर नहीं था। आपने ताले खोल दिए, पूजा अलाउ कर दी और बूटा सिंह जाकर शिलान्यास कर दिए। 49 में आपने मस्जिद को बंद कर दिया और पूजा शुरू कर दी। बाबरी मस्जिद को आपने कहा कि हाथ नहीं लगाएंगे, आप सुप्रीम को आपने शहीद कर दिया। तो ये सब उनके एजेंडे में शामिल है। और खुद क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने नहीं कहा? क्या इंद्रेश कुमार क्या वो आरएसएस के नहीं है, उन्होंने नहीं कहा? तो ये इनके एजेंडे में शामिल है। बीजेपी भारत में कल्चर को, सिविलाइजेशन को चेंज करना चाहती है, जो उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी टकराता है। तो ये हकीकत है। ओवैसी साहब, रास्ता हल क्या हो सकता है? कोर्ट में तो मामला है, लेकिन अब ये जो मसला बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर जो यथास्थिति है, जो स्टेटस को है, वो बना रहेगा? क्या इंतजामी कमेटी क्या चाहती है? जिस तरह नमाज होती थी होती रहे, जहां पूजा होती है वो होती रहे। बिल्कुल, इंतजामी कमेटी कह रही है कि जो मस्जिद का हिस्सा है वो मस्जिद का हिस्सा रहेगा। आप पूजा करते थे बैरिकेड के पीछे, करिए पूजा, वो तो उसको खुद यासीन साहब आज कह रहे हैं, मैंने देखा वीडियो। तो आप कैसे, जिस जगह पर मैंने 400 साल वजू किया वहां पर उसको आप सील करेंगे? हम तो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट स्टे लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कल हम देख रहे हैं जी, मत करिए, मुकम्मल इंसाफ करिए, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ तो उस 5 जजेस के बेंच में शामिल थे जी। तो उनको मालूम, उन्हीं के बेंच ने ये कहा कि 91 का एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक, शुक्रिया आपका। आप कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि वो बैलेंस नहीं करेगी, मुकम्मल इंसाफ करेगी और सर्वे पे रोक लगेगा। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष, एआईएमआईएम के मुखिया, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है कि जो यहाँ पे यथास्थिति है वो बनी रहेगी। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। असम बुरे हाल में है। बाढ़ की वजह से वहां पे लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते असम के कई इलाकों में बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है बाढ़ की, और बाढ़ के साथ साथ भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। राज्य में करीब 26 जिलों के 20 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 26 जिलों में 20 लाख लोग। असम और पड़ोसी राज्य जैसे कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ये लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और कपिला नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन जो है वो पानी में बह रही है। असम में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 3 जिले हैं, डीमा हसाओ और होजाई।